आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट सबसे पहले आता है, इसलिए इसी के साथ चलते हैं सबसे पहले समाचार की ओर। हिस्सेदारी बिक्री पर विचार कर रहे एसबीआई, पीएनबी और बीओबी जैसे 5 बड़े बैंक। पूंजी आधार बढ़ाने की है इनकी योजना, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। किसानों के लिए सबसे अच्छी खबर, अब ज़मीन खरीदने के लिए 85% लोन देगी एसबीआई बैंक, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा जीएसटी मामलों का निपटारा, सीबीआईसी ने अधिकारियों को लिखा पत्र। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मोर पर हुआ विवाद, इस बार पीएम मोदी पर उठी उंगलियां, जाने क्यों विवाद से जुड़ा लालू यादव का नाम। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अयोध्या मस्जिद के ट्रस्ट ने जारी किया लोगो, छुपा हुआ बड़ा संदेश, जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से कि कौन सा लोगो छुपा हुआ है। इसी के साथ चलते हैं पहले समाचार की ओर। हिस्सेदारी बिक्री पर विचार कर रहे एसबीआई, पीएनबी और बीओबी जैसे 5 बड़े बैंक। पूंजी आधार बढ़ाने की है योजना। 5 बड़े सरकारी बैंक चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही यानी सितंबर 2020 मार्च 2021 के दौरान संस्थागत निवेशकों के हाथों शेयरों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक जैसे बड़े सरकारी कर्जदाता शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बैंक कोरोना वायरस के संकट और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बीच शेयर बेचकर पूंजी आधार बढ़ाना चाहते हैं। बैंक से जुड़े सूत्रों ने कहा कि पूंजी जुटाने के लिए संस्थागत निवेशकों का रास्ता सबसे सुलभ हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दूसरी तिमाही में वित्तीय परिणाम को अंतिम रूप देने के बाद इस बारे में निर्णय कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार फंसे कर्ज, एनपीए कर्ज पुनर्गठन और उसके बाद रेटिंग को लेकर बैंक की तस्वीर अक्टूबर के अंत तक ही साफ होगी। उसने कहा कि इसके बाद बैंक शेयर बिक्री के लिए समय, मात्रा, मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति और अन्य औपचारिकताओं को लेकर प्रक्रियाएं शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंकों ने इस तरह से पूंजी जुटाने की योजनाएं बनाई है जिससे घरेलू और वैश्विक निवेशकों दोनों के लिए भागीदारी को लेकर पर्याप्त गुंजाइश हो। पीएनबी पहले ही चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में पूंजी बाजार में जाने को लेकर ज़्यादा इरादा जुटा चुकी है, ताकि वह वित्तीय संबंधी ज़रूरतों और नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पीएनबी के प्रबंधक निदेशक एसएस मल्लिकार्जुन राव ने जून में कहा था कि हम चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी या चौथी तिमाही में पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत निजी क्षेत्र के कई बैंक पहले ही संस्थागत निवेशकों के माध्यम से पिछले 3 महीनों में पूंजी जुटा सके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ज़्यादातर बैंकों को चालू वित्तीय वर्ष में बांड और शेयर के जरिए जुटी पूंजी जुटाने की मंजूरी पहले ही शेयर धारकों से मिल चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। किसानों के लिए अच्छी खबर, अब जमीन खरीदने के लिए 85% लोन देगी एसबीआई। एसबीआई ने किसानों के लिए नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में छोटे और सीमांत किसान खेती की जमीन खरीदारी के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं। एसबीआई ने इस स्कीम का नाम एसबीआई भूमि खरीद योजना रखा है। इस स्कीम में 85% लोन मिलेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक खेतीबाड़ी करने के लिए छोटे और सीमांत किसान को जमीन उपलब्ध कराने के लिए एसबीआई ने यह स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में किसानों को जमीन की रकम का 85% लोन के रूप में दे दी जाएगी। इन्हें मिलेगा लाभ। एसबीआई द्वारा इन योजना का लाभ खुद के नाम पर 5 एकड़ से कम असिंचित या 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसान भूमिहीन कृषि श्रमिक ले सकते हैं। वहीं इस योजना के ग्राहक के लिए सबसे अहम शर्त यह है कि
कोई अन्य बैंक में उनका कोई कर्ज बकाया नहीं होगा। ये रहेगा नियम। SBI नियम के मुताबिक इस योजना में बैंक से जो ज़मीन किसान खरीदेंगे उसका मालिकाना हक बैंक के पास गिरवी के रूप में रहेगा। वहीं बैंक रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज भी चुकाएगी। वहीं बैंक द्वारा इस लोन को चुकाने के लिए अधिकतम 10 वर्ष का समय दिया जाएगा। इसे कैसे करें अप्लाई? इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए SBI के बैंक में जाना होगा। इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के बाद बैंक वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद बैंक द्वारा लोन स्वीकृति किया जाएगा। बैंक लोन चुकाने के लिए 2 साल तक ग्राहकों को कोई भी EMI नहीं भरना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा GST मामलों का निपटारा। CBIC ने अधिकारियों को लिखा पत्र। वस्तु एवं सेवा कर GST से जुड़ी अपीलों का निपटारा अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने GST अधिकारियों को पत्र लिखा है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा गया है कि GST से जुड़े सभी तरह के अपील मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनिश्चित की जाए। इससे विवादों के निपटारे में पैसे के साथ साथ समय की भी बचत होगी। इसके अलावा कोरोना संकट की रोकथाम के लिए जरूरी शारीरिक दूरी का भी पालन संभव होगा। दूर बैठे सुनवाई हो जाने से यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि करदाता को यह अधिकार होगा कि वह वर्चुअल माध्यम से सुनवाई से इनकार कर दे। इससे पहले अप्रैल में CBIC ने कस्टम एक्ट और पूर्ववर्ती एक्साइज व सेवा कर से जुड़ी मामलों के निपटारे के लिए भी इसी तरह का निर्देश जारी किया था। नए नियम के दायरे में कारोबार से जुड़े सभी तरह के लोगों को शामिल किया गया है। CBIC ने GST अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से सुनवाई के लिए वीडियो जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने को कहा है। सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता को पहले समय निर्धारित करना होगा। संवाद के लिए ईमेल का रास्ता अपनाने के लिए भी कहा गया है। CBIC ने इस कदम का AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र में से जुड़े सभी लोगों का फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मोर पर हुआ विवाद, इस बार PM मोदी पर उठी उंगलियां। जाने क्यों विवाद से जुड़ा लालू यादव का नाम। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे मोर के साथ नजर आ रहे हैं। PM मोदी ने अपने आवास में और मोर उनके हाथ से खाना खा रहा है। मोर अपने पंख को फैलाकर उनके आवास पर अटखेलियां करता भी दिख रहा है। इस वीडियो के साथ PM मोदी ने मोर पर एक कविता भी पोस्ट की है। भोर भयो बिन शोर मन मोर भयो विहोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट के बाद से पूरे देश में यह चर्चा आम है कि क्या सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो और फोटो को शेयर करके लोग यह मांग कर रहे हैं कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए। दरअसल यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि वर्ष 2017 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आवास पर 2 मोर पाले गए थे और उस वक्त उन पर वन्य प्राणी अधिनियम के उल्लंघन का मामला बन गया था। अब जबकि PM मोदी अपने आवास में मोर के साथ दिख रहे हैं तो लोग यह सवाल कर रहे हैं कि क्या PM मोदी पर वन्य प्राणी अधिनियम का मामला नहीं बनना चाहिए। सवाल यह लाजमी है। ऐसे में हम बताना चाहते हैं कि वन्य प्राणी अधिनियम का मामला PM पर बनता है या नहीं और लालू यादव के साथ 3 साल पहले क्या हुआ था। 3 साल पहले लालू यादव के आवास पर 2 मोर पाले गए थे। उस वक्त लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार के वन एवं पर्यटन मंत्री थे। उनके आदेश पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से 2 मोर लालू यादव के आवास पर लाए गए थे। जानकारों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि लालू यादव की सेहत बहुत खराब थी और उन पर कई मुकदमे भी थे। किसी ज्योतिषी ने उन्हें मोर के सानिध्य रहने के लिए कहा था।
लेकिन जैसे ही यह खबर फैली उन पर वन्य प्राणी अधिनियम के उल्लंघन का मामला बन गया था। हालांकि मोर उनके घर से बरामद नहीं हुए थे। बताया गया था कि विवाद के कारण उन्हें पहले ही उड़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास लुटियंस जोन में है, जहां हरियाली बहुत ज़्यादा है। जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी के आवास पर मोर पाले नहीं गए हैं, बल्कि वे इस इलाके में यूं ही घूमते नज़र आते हैं। लुटियंस इलाके के हर आवास में मोर नज़र आ जाते हैं, उन्हें पाला नहीं गया है। वे इस इलाके से इतने परिचित हैं कि इधर उधर सहजता से घूमते हैं। अगर यही स्थिति पीएम मोदी के आवास की भी है तो उन पर वन्य प्राणी अधिनियम के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। लुटियंस जोन में सिर्फ मोर ही नहीं, अन्य कई जानवर भी बहुतायत में मिलते हैं, जिसमें बंदर प्रमुख हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अयोध्या मस्जिद के ट्रस्ट ने जारी किया लोगो, छुपा हुआ है बड़ा संदेश। अयोध्या में एक ओर राम मंदिर का निर्माण अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवंटित की गई जमीन पर मस्जिद निर्माण की भी गतिविधियां तेज है। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद बनाई जाएगी। इसका संचालन देखने वाले इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने सोमवार को अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है। इस लोगो में दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे की झलक देखने को मिलती है। मस्जिद के निर्माण कार्य, व्यवस्था या फिर किसी अन्य आधिकारिक काम के लिए अब इसी लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है। यहाँ पर मस्जिद बनाने और उसका संचालन करने के लिए इस संगठन को बनाया गया है। जो नया लोगो बनाया गया है उसे अरबी भाषा के प्रतीक में एक अध्याय के अंत के तौर पर देखा जाता है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई है। इसी के बीच ही मस्जिद को लेकर भी हलचलें तेज होने लगी हैं। हालांकि अभी इसका निर्माण नहीं शुरू हुआ है। बीते दिनों इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने कहा था कि ट्रस्ट का गठन 19 जुलाई को हुआ। इसके बाद कई वर्चुअल मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण मुख्य तौर पर कामकाज आगे नहीं बढ़ पाया है। साथ ही अभी ट्रस्ट का ऑफिस बनना है। साथ ही ट्रस्ट के नाम से कई कागजी कामों का भी होना बाकी है। इस ट्रस्ट में 15 लोग होंगे, जिनमें से 9 नामित किया जा चुका है, जबकि बाकी 6 के नाम आने बाकी हैं। बीते दिनों ही ऐलान किया गया था कि यहाँ पर बनने वाली मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे नहीं होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। ज़्यादा फीस वसूलने पर 2 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। फीस वसूल की शिकायत पर हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिला के 2 पब्लिक स्कूल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं एक स्कूल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा 15 स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नोटिस का जवाब न मिलने पर इन स्कूलों पर कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना काल में लोगों की हालत बिगड़ती आर्थिक स्थिति देखते हुए सरकार ने पब्लिक स्कूल से केवल ट्यूशन फीस लेने को कहा था। उसमें भी नियम रखा गया था कि फीस वसूली को लेकर किसी पर अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। सरकार के आदेशों को दरकिनार कर पब्लिक स्कूलों ने अभिभावकों को मोबाइल पर SMS भेजकर फीस जमा करने को लेकर दबाव बनाया। ऐसे कई मामले सुर्खियों में भी आ रहे हैं। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को कोरोना काल की अब तक की अवधि में फीस वसूले जाने के साथ ही निजी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन न मिलने को लेकर 28 शिकायतें मिली। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि शिक्षकों की वेतन संबंधी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। कुछ स्कूल प्रबंधन ने फीस वसूली न करने का आश्वासन लिखित में दिया है। जिन्होंने नोटिस के जवाब नहीं दिए, ऐसे 2 स्कूल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक स्कूल की मान्यता समाप्त की गई है। इसके अलावा 15 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि यह न्यूज़ आपको कैसा लगा और हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है।